डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 का, और आज हम लोगों ने जो है वो डिज़ीज़ कंट्रोल से मुतालिक पढ़ना है। तो आइए देखते हैं डिज़ीज़ कंट्रोल में क्या चीज़ किस तरीके से है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, देयर हैज़ बीन अ फैंटास्टिक प्रोग्रेस इन द एरिया ऑफ हेल्थ एंड डिज़ीज़ कंट्रोल। 3 pronged actions are usually taken against the various disease। सबसे पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स हमें सिखाए गए हैं बायोलॉजी से, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशंस का प्रोसेस बताया गया है, ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी को सिखाया गया है किस तरीके से वर्कआउट करती है। तो सबसे पहले जो हमारे लिए प्रोग्रेस हुई है प्रिवेंटिव मेजर्स में, उसके मुतालिक हम लोग देखते हैं। द एडवांसेस इन बायोलॉजिकल साइंसेज हैव प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज। देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स कब होते हैं? जब आपको कॉजेटिव एजेंट का पता होता है कि कौन सी चीज़ इसको पैदा कर रही है। दूसरा, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम बीमारी का नाम है, इसका कॉजेटिव एजेंट है HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब हमें इसका कॉजेटिव एजेंट पता चल गया और हमें अब पता चलेगा ये कैसे फैलता है। एंड इट स्प्रेड थ्रू पहली फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड इस्तेमाल शुदा सरिंज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से। अब जरी बात है, प्रिवेंटिव मेजर में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन सब चीज़ों से बचना होगा। हमें कंटेमिनेटेड सरिंज इस्तेमाल नहीं करने होंगे, ट्रांसफ्यूजन जो है हमारे पास ऑफ ब्लड है उसका नहीं करना होगा, फ्री सेक्सुअल कॉन्टैक्ट नहीं रखना होगा, ये सब चीज़ें। देयरफॉर डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशंस ऑन देयर फ्रंट सो दैट वी डू नॉट कॉन्टैक्ट, ताकि हमें ना हो पाए, हमें ये ना मिले, कॉन्टैक्ट ना हो इनका द डिजीज़ विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्योरेबल, जो अभी तक इनक्योरेबल है, अभी तक इसका इलाज कोई नहीं है। सिमिलरली हेपेटाइटिस का वायरस है H वायरस, विच इज स्प्रेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंज। वही देखिए, कंटेमिनेटेड सिरिंज का इस्तेमाल करेंगे तो हेपेटाइटिस होने के भी चांसेस हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी अगर कंटेमिनेटेड यूज़ करेंगे तो उससे भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस मौजूद हैं। In this case also doctor advise us to be careful and avoid the point of contact, यानी जहाँ पर ये होता है वहाँ से आपको बचने की ज़रूरत है। फिर हमारे पास है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये दूसरा हमारे पास क्या डिजीज़ कंट्रोल का मैकेनिज्म है जो हमें बायोलॉजी ने सिखाया। मैनी डिजीज सच एज पोलियो, वूपिंग कफ, मेजल्स, मम्प, ये सारी इजीली भी कंट्रोल बाय द वैक्सीनेशन और शॉट्स, यानी इन्हें शॉट्स भी कहा जाता है, इन्हें वैक्सीनेशन भी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर फर्स्ट डेवलप द टेक्निक ऑफ वैक्सीनेशन 1796। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि एडवर्ड जेनर ने इस मैकेनिज्म को वैक्सीन का नाम नहीं दिया था, बल्कि इस मैकेनिज्म को बाद में लुइस पास्चर ने यूज़ किया था और उसने इसको क्या नाम दिया था? वैक्सीन या वैक्सीनेशन, इस मैकेनिज्म का नाम दिया था। जस्ट इसको यूज़ पहली दफ़ा जो था वो किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। कब? 1796, जब उसने पहली दफ़ा काउपॉक्स के जो होते हैं, जो पिट्स होते हैं, उनके ऊपर था, उनके पास को इस्तेमाल करते हुए। नाउन एंड वैक्सा, वैक्सा जो होता है लैटिन वर्ड है काउ, क्योंकि इसने क्या किया था, जो काउ के बॉडी पर दाने थे उन दानों में से पस को निकाल के बॉडी में इंजेक्ट किया, जिससे क्या हुआ, वो क्योरिटी मिली काउपॉक्स से। फ्रॉम दिस वर्ड इवॉल्व द प्रेजेंट फॉर्म टर्म, इसी वर्ड से वैक्सा से वर्ड वैक्सीनेशन निकली या वैक्सीन निकली। Since then, inoculation or vaccination is carried out make the people immune for the viral, bacterial, epidemic, वबाई मर्ज जो भी होते हैं, बैक्टीरियल या हमारे पास जो वायरल होते हैं, इन सब से बचाने के लिए आज जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में क्या है, वैक्सीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। सम डिजीज इंडिविजुअल्स आर वैक्सीनेटेड इन द अर्ली लाइफ, कुछ बीमारियों के लिए पहले से हिफाजती, हम कहते हैं टीके लग रहे हैं, वो एक्चुअली वैक्सीन्स होती हैं जो फ्यूचर में उन बीमारियों को उन बच्चों में आने नहीं देती हैं। तो इंडिविजुअल वैक्सीन इन द अर्ली लाइफ टू मेक देम इम्यून टू दोज डिजीज। इट इज़ क्लेम दैट, कहा जाता है कि स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन टोटली ख़त्म हो चुकी है, एलिमिनेट हो गई है फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग दिस मेथड। साइंटिस्ट आर मेकिंग कंटिन्यूस एफेक्ट कर रहे हैं टू डेवलप किसके लिए, वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज़। हालांकि इवन यहाँ तक ये भी है कि एड्स से मुतलिक ZTE के नाम की एक हमारे पास वैक्सीन, आई थिंक साउथ अफ्रीका ने बनाई है या वहाँ पर चल रही है, इज़ बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड इन द ह्यूमन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। फिर हमारे पास आता है जी ड्रग ट्रीटमेंट। देखिए जी, अब आपके पास प्रिकॉशन मेजर्स कर लिए आपने,
प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ड्रग ट्रीटमेंट में आपने अल्लाह भला करे कि वो यूज़ कर लिया, जो आपके पास सेटअप में आपने वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन यूज़ कर ली है, इसके बावजूद अगर कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो फिर हम क्या करने वाले, हम ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लोग अद्वियात का इस्तेमाल करेंगे। इफ़ अ पर्सन बिकम सिक विद डिजीज़ ही इज़ सब्जेक्टेड टू एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक विच कैन किल बैक्टीरिया। देखिए अगर बंदे को बीमारी हो जाती है और वो बीमारी बैक्टीरिया से मुतल्लिक है तो एंटीबायोटिक यूज़ करेगा। द एंटीबायोटिक आर हाउ एवर यूजफुल तब तक इस्तेमाल होंगी, काबिल इस्तेमाल होंगी, तब तक फ़ायदा देंगी जब तक बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट क्या नहीं कर लेते, रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर लेते। यूजफुल इन बैक्टीरिया डिजीज एंड दैट ओनली व्हेन बैक्टीरिया हैव नॉट डेवलप रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। अब अगर कैंसर है तो वहाँ पर हमें कोई एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर हम लोग बात करते हैं कीमोथेरापी की, तो कीमोथेरापी हमारे पास कैंसर के लिए है। इसमें याद रखिएगा जहाँ एंटीबायोटिक का काम नहीं है फिर हमें दूसरे तरीका इलाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। रेडियोथेरापी में क्या करता है, रेडियोथेरापी द कैंसरस पार्ट इज एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशन फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटीरियल रिपीटेडली एट रेगुलर इंटरवल। रेडियो एक्टिव मटीरियल से बार बार हम क्या करते हैं, वेव रेडिएशन गिराते हैं, जिससे क्या होता है वो जगह जो होती है बर्न हो जाती है और वो जो सेल होते हैं जो कैंसर वाले वो मर जाते हैं। एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं कीमोथेरापी, कंसिस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग सर्टन एंटी कैंसरस केमिकल, उसमें एंटी कैंसरस केमिकल आ जाते हैं। दोनों में थोड़ा सा मैन्यूट सा फ़र्क है। रेडियोथेरापी में आप स्पेसिफिक पार्ट को एक्सपोज करते हैं, कीमोथेरापी में हमारे पास तो पूरी बॉडी के सेल इन्वॉल्व होते हैं। तो रेडियोथेरापी में जो लिटिल अमाउंट जो होती है वो सिर्फ डैमेज होती है, कीमोथेरापी में सेहतमंद सेल भी जो है वो मरने की उसकी तरफ जाते हैं। नॉर्मल सेल भी क्या होते हैं, कैंसर सेल के साथ मर जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर कीमोथेरापी का इस्तेमाल कम किया जाता है, रेडियोथेरापी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है इन केस ऑफ कैंसर। अब एक और नई टेक्निक आ गई है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से। रिसेंट अ न्यू टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिपेयर डिफेक्टिव जीन। दिस कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट करना नॉर्मल जीन को और इंसर्ट कर देना इनटू द होस्ट, किसके ज़रिए, बोन मैरो सेल के ज़रिए। इस प्रोसेस का नाम, जिसमें एक नॉर्मल जीन किसी बंदे से निकाल के उसे बीमार बंदे में डालना, जिससे क्या होता है बीमार बंदे का जीन दोबारा से ग्रो अप होकर क्या करता है, अपने आप को ठीक कर लेता है। इसको बोलते हैं जीन थेरेपी। कंबैटिंग डिजीज यूटिलाइजेशन आर मेथड व्हेन दे रिक्वायर्ड एंड इंश्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द कम्युनिटी इन दिस प्रोग्राम। देखिए जी, कंबैटिंग डिजीज बीमारियों से लड़ने के लिए आप कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से, ठीक हो गया जी। कोई भी टेक्निक, आप इस सारी टेक्निक का उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी होता है। कम्युनिटी को प्रोग्राम किया जाता है कि आपने ये चीज़, उसमें अवेयरनेस दी जाती है। इस मेथडोलॉजी का नाम, जिसमें आप किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए अपनी कम्युनिटी को प्रोग्राम बताते हैं, उनको अवेयरनेस देते हैं, उसकी सेवेरिटी के मुतालिक बताते हैं, उसके इलाज के मुतालिक बताते हैं, उसके काजेटिव एजेंट्स के मुतालिक बताते हैं। इस पूरी मेथडोलॉजी का नाम हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। This required awareness of the community about the severity of the problem, its cause and its remedies. This is a very effective program for elimination and control of dangerous disease from the human society. इसके अलावा देखिए जी, सिर्फ और सिर्फ हमें ये नहीं है कि हमें इन्होंने खुराक दे दी है या हमें बीमारियों से लड़ना सिखाया, बल्कि साथ ही साथ बायोलॉजी ने हमारे लिए नए टेक्नोलॉजी भी डेवलप की हैं जो इंसान के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि क्लोनिंग का प्रोसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम लोग इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करते हैं और कंजर्व करते हैं, ये हमारे लिए टॉपिक होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।